जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप इवनिंग सब? सर। जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। जी देखिए अध्याय 6 हम लास्ट क्लास में सीआरपीसी का देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अध्याय 7 सीआरपीसी समझने का प्रयास करते हैं कि अध्याय 7 सीआरपीसी क्या कह रहा है। अध्याय 7 सीआरपीसी कह रहा है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, अध्याय 7 कह रहा है कि चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। पिछले अध्याय 6 में हमने जो आदेशिकाएं पढ़ी थी वो व्यक्तियों को पेश होने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं थी, और अध्याय 7 बात कर रहा है वस्तुओं को। ठीक है भाई, कोर्ट के समक्ष जो है व्यक्ति के अलावा वस्तुओं की भी आवश्यकता भी तो पड़ती है ना। कोर्ट के समक्ष बतौर साक्ष्य कोई भी चीज़ कोर्ट को मंगानी हो, अपने समक्ष प्रस्तुत करानी हो, तो उसके लिए अध्याय 7 में व्यवस्था दी गई है। क्योंकि ये जो संहिता है वो प्रक्रिया संहिता है, तो यहाँ सब प्रोसीजर ही हमें पढ़ने को मिलेगा कि किस चीज़ को किस प्रकार से कोर्ट में क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन सी धाराएं हैं। तो इसमें भी आपको जो खंड हैं अध्याय 7 के, इसमें एक जो खंड है इसका वो कह रहा है समन टू प्रोड्यूस। ठीक है, पेश करने के लिए समन। वहाँ भी पहला स्टेप क्या था, किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए वहाँ भी समन था। ठीक है, प्राइमरी जो स्टेज थी किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने के लिए, दैट वाज समन। और यहाँ क्या बात है, समन्स टू प्रोड्यूस, पेश करने के लिए समन। इसकी धारा 91 बात कर रही है। 91 कह रही है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो यहाँ कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन दोनों को राइट दिया गया है। ठीक है, काहे के लिए, कंसिडर्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड बाय और बिफोर such court or officer. Such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order. ठीक है, 91 का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज़ के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। ठीक है भाई, क्लियर है। 91 का जो सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कंपाइल्ड विद द रिक्विजिशन इफ ही कॉजेज सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम। और जो उपधारा 2 है वो कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज़ को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। तो सेकंड वाला जो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो। मान लीजिए किसी से कोई वस्तु ही मंगाई है, तो वस्तु वो या तो स्वयं लेके आ जाए या किसी अन्य माध्यम से भिजवा दे।
तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यहाँ वस्तु पेश करने का है, व्यक्ति पेश करने का नहीं है। तो जिसके कब्जे में वो वस्तु है वो या तो स्वयं आ जाए या अपने किसी एजेंट के माध्यम से उसे भिजवा दे। सेकंड नंबर यही तो कह रहा है। इज दैट क्लियर? जी। नंबर 3 कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड ए टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फर्स्ट ऑफ 1872 और द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 13 ऑफ 1891। तो ये कह रहा है नंबर 3 के इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 123 और 124 या बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 का प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। अथवा बी कह रहा है टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। ठीक है। तो तीसरा जो इसका पार्ट है उसने ये बताया है कि जो 91 में किसी वस्तु को पेश करने की आदेशिकाएँ हैं तो इस धारा का प्रभाव ये जो 2 एक्ट इसमें बताए हैं, इन 2 एक्ट की जो धाराएं बताई हैं उन धाराओं में 123 और 124 एविडेंस एक्ट की धारा क्या कहती है, कौन बताएगा? 123 और 124 का जिक्र यहाँ आया है। एविडेंस एक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। एविडेंस एक्ट क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है। तो एविडेंस एक्ट की धारा 123 और 124 क्या बात करती है? कल्पना चौहान आप बताइए। सर 123 से राज्य के कार्य से संबंधित है और 124 है शासकीय संसूचना, कुछ ऐसे ही है। बिल्कुल। देखिए ये जो है ना एविडेंस एक्ट में ये जो 121 से लेके 130 तक धाराएं हैं, ये धाराएं जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। ये प्रोटेक्टेड करती हैं, कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 123 और 124 वैसी ही धारा है। तो यदि कोई प्रोटेक्शन उन्हें वहाँ से मिला हुआ है किसी डॉक्यूमेंट को, तो उस प्रोटेक्शन को 91 के माध्यम से ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्या समझे जेबुनिशा सैफी? जी। एनु क्लियर हुआ? तीसरा जी सर। और इसमें बी पार्ट में बताया कि टू अप्लाई टू आ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। और जो चीज़ें पोस्ट अथॉरिटी के अंडर है, टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्ज़े में है, तो उनको भी 91 के माध्यम से कंपेल नहीं किया जा सकता अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ये एक तरह से जो तीसरा वाला हिस्सा है ये एक्सेप्शनल पार्ट है 91 का। आप ऐसा समझें इसको। क्यों एनु? तो 91 में पहली और दूसरे सबसेक्शन में ये बता दिया है कि कैसे कैसे तलब किया जाएगा। दूसरे में ये बता दिया गया है कि वस्तु तलब की गई है, कोई डॉक्यूमेंट तलब किया गया है, तो आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं उसे लेके हाजिर हो। वो अपने किसी एजेंट के माध्यम से भी उसे भेज सकता है। और यदि उसने अपने एजेंट के माध्यम से वो वस्तु या वो डॉक्यूमेंट जिसे तलब किया था वो अपने एजेंट के माध्यम से भेज दिया गया है, तो 91 के आदेश की या समन की अनुपालना पर्याप्त मान ली जाएगी। क्यों अमित, क्लियर है? जी सर। जी भाई, क्लास के मेंबर्स कुछ समय से हाजिर नहीं आ रहे हैं क्लास में, क्या मामला है? सर ऐसा ना जैसे मानसून सत्र चल रहा हो। हाँ, जैसे अपने दूसरे भाटी बंधु हैं, तनुज भाटी जी हैं और आपके परवेश भाटी जी हैं,
वो भी एब्सेंट चल रहे हैं कंटिन्यूसली, कभी कभी आ जाते हैं बस। फिरोज खान भी क्लास में आते हैं और झाँक के चले जाते हैं, देख लेते हैं कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा ही हो रहा है ना। अब 92 जो है वो अलग से प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। इसके लिए 92 में व्यवस्था की गई है कि पत्रों और तारों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि 91 से तो उन्हें एग्जेम्प्टेड कर दिया था, 91 में तो अपवाद की अवस्था में डाला हुआ है, लेकिन 92 उनके लिए बता रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट वांटेड फॉर द पर्पज of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authority, as the case may be, to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs। तो 92 में व्यवस्था उसके लिए की गई है, और किसे किसे अधिकृत किया गया है उसके लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ज़िले का जो जिला मजिस्ट्रेट है, CGM है, कोर्ट ऑफ सेशन है और हाई कोर्ट है। तो ये लोग जो हैं, ये 4 व्यक्ति हैं जो ऐसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए कंपेल कर सकते हैं, जो कि किसी टेलीग्राफ अथॉरिटी के या पोस्टल अथॉरिटी के कब्ज़े में है। इज़ दैट क्लियर। ये कह रहा कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का प्रदान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। और उपधारा 2 कह रही है 92 की भाई, उपधारा 2 कहती है ये कह रही इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी कोर्ट, मजिस्ट्रेट, any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph authority, as the case may be, to cause search to be made for and to detain such document, parcel or things pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1। और इसका उपधारा 2 कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, हमने पढ़े हैं मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और दूसरे कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। हाँ, तो यहाँ उपधारा 2 जो 92 की है वो दोनों के विषय में बात कर रही है। ये कह रहा है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। ठीक है भाई, ये लोग अपेक्षा करेंगे, लेकिन आदेश कहाँ से लाना पड़ेगा? आदेश उपधारा 1 में बताए गए व्यक्तियों का ही चलेगा, लेकिन उसको निरुद्ध रखने के लिए बोल सकते हैं कि भाई उसे डिटेन करके रखें जब तक कि मुख्य जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई आदेश ना आ जाए उसके संबंध में। होल्ड करा सकते हैं। प्रस्तुत करने का आदेश उपधारा 1 में बताए गए व्यक्ति ही करेंगे। इज दैट क्लियर? अब पार्ट बी इसका आता है। हाँ सदब बताइए क्या कह रहे हैं। और ये मतलब ये जो ऊपर वाले उपधारा 1 में है 92 की, तो ये लोग तो इनको ऑर्डर करेंगे।
नीचे वालों को, ये अपने पास इनको मतलब सेफली रखेंगे नहीं, ये एक्चुअली कि जब इनकी जरूरत होगी तब। हाँ, अगर इनको ऐसा लगता है कि इसको डिटेन कराना चाहिए, तलाशी करानी चाहिए, तो तलाशी और डिटेन तो करा लेंगे, लेकिन प्रस्तुत करने का आदेश उपधारा 1 में जो उल्लिखित व्यक्ति हैं वो ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। ये सर्च करा सकते हैं, उसको डिटेन करा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, है ना। और क्या कहेंगे कि ऑर्डर वहाँ से आएगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जहाँ वो प्रस्तुत करने का आदेश दें, तो वैसी परिस्थिति में आदेश मिलने पर वहाँ वो प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि अब इसमें एक चीज़ जो है वो प्रासंगिक नहीं रही है, जो टेलीग्राफ शब्द आ रहा है, टेलीग्राफ अब वो अस्तित्व में नहीं है। टेलीग्राफ तार जो है अब वो दुनिया में नहीं है, तार जो हमारे यहाँ टेलीग्राफ होता था। लेकिन यहाँ अभी भी तार के संबंध में बात लिखी चली आ रही है, तो लिखी चली आ रही है। संशोधन की आवश्यकता है, यहाँ से हटाया जाना समीचीन है, लेकिन हटाने वाले तो वहाँ संसद में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, उन्हें फुर्सत कहाँ है बेचारों को। सर इसमें तार की जगह अब तो जो ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला बस ये वो डाल सकते हैं, ये आ जाना चाहिए। और जो हमारा 2000 का वो है ना एक्ट है, जो आईटी एक्ट, हाँ, तो आईटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने मसले हैं, ईमेल वगैरह है, ये सब इस टाइप के आइटम जितने हैं, व्हाट्सएप मैसेज हैं, फेसबुक मैसेजेस हैं, तो ये इन सब को यहाँ इनको इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब पार्ट बी देखते हैं अध्याय 7 का। अध्याय 7 का पार्ट बी बात कर रहा है सर्च वारंट्स की, तलाशी वारंट। ठीक है, ये शब्द भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सर्च वारंट किसी स्थान पर कुछ प्राप्त करने के लिए, यदि पुलिस को कुछ ढूंढना है, कुछ खोजना है किसी के यहाँ से, उसको कुछ ऐसा विश्वास करने का कारण है कि भाई फला स्थान पर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो कि इन्वेस्टिगेशन में सहायक हो सकती है, तो वैसी अवस्था में ये सर्च वारंट की व्यवस्था करता है धारा 93। और ये कह रहा व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, ये कह रहा कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा कि वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन टू हुम अ समन्स और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और ए रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 हैज़ बीन और माइट बी एड्रेस्ड will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition. ठीक है, और B where such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, or C where the court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by a general search or inspection. It may issued a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained. और धारा 2 कह रही है 92 की, the court may if it thinks fit specify in the warrant and particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified. और इसकी उपधारा 3 कह रही है कि nothing contained in this section shall authorize any magistrate under than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal or telegraph authority. ठीक है, तो तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा, ये धारा 93 हमें बता रही है। धारा 93 का हिंदी वर्जन देखते हैं। ये कह रहा है कि जहाँ किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई या की जाती है, आदेश ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा या अपेक्षित दस्तावेजों या चीज़ पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे। देखिए, हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा व्यक्तियों को पेश करने के लिए जो आदेशिकाएँ थी, उसमें भी पहले समन आया था, फिर उसके बाद वारंट आया था। तो ये वारंट की आवश्यकता कब महसूस होती है, जब समन काम ना करे।
तो वैसी अवस्था यहाँ भी बताई जा रही है कि यदि 91 और 92 के अधीन कोई समन जारी किया, कोई आदेश जारी किया और उस आदेश की अनुपालना ना की जा रही हो उस व्यक्ति के द्वारा जिसको ऐसा किया गया है, तो तब ऐसी अवस्था में क्या किया गया है, कह रहा है कि जहाँ ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्ज़े में है, तो वैसी अवस्था में क्या सर्च वारंट जारी किया जाएगा। अथवा जहां न्यायालय समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो यहाँ कोर्ट को लग रहा है कि इसकी पूर्ति बिना तलाशी और निरीक्षण के नहीं हो सकती है, तो वहाँ तलाशी वारंट जारी किया जाएगा 93 में। ठीक है, वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। तो जिसको कोर्ट ऑथोराइज करेगी, जिसको सर्च वारंट देगी, तो सर्च वारंट को अनुपालन करने वाला व्यक्ति उस स्थान पर जो निर्देश सर्च वारंट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली तलाशी ले सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, और इसका उपधारा 2 कह रही है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा गया है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट हैं। तो ऐसे सर्च वारंट में वो स्पेसिफिक एरिया भी निश्चित कर सकता है कोर्ट कि आपको सच एंड सच एरिया को तलाश करना है, तो जितने तलाशी का एरिया उसमें उल्लिखित होगा सर्च वारंट में, तो सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, उस क्षेत्र से बाहर वो उसका अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, और नंबर 3 कह रहा है कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो इस धारा की कोई बात, जो कि हम डाक और तार के लिए अलग से व्यवस्था पढ़ के आए हैं, तो ये जो तलाशी वारंट है ये उसी के अकॉर्डिंगली जारी किया जाएगा। ये कह रहा है इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक बता दिया गया है कि या तो जिला मजिस्ट्रेट होगा या न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होगा, CGM होगा। तो CGM से अलावा और जिला मजिस्ट्रेट से अलावा डाक तार वाला जो मसला है उसको इन दोनों मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य कोई मजिस्ट्रेट 93 में सर्च वारंट भी जारी नहीं करेगा। यदि उसके संबंध में सर्च वारंट जारी कराया जाना है तो फिर मामला उन्हीं अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, वो ही सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। सदब क्लियर हुआ है 93 का पार्ट 3 सबसेक्शन 3 ऑफ 93? यस सर। क्या समझ आया यस सर, हो गया। बताइए एक बार क्या समझ आया। जी सर। 93 का 3 क्या कह रहा है? 93 सर 93 ये कह रहा है कि जहाँ न्यायालय को लगता है कि जो वो व्यक्ति है जिसको 91 या 92 के अधीन जो हमने समन दिया हुआ है चीजें पेश करने के लिए, अगर वो पेश नहीं करता है तो सर उसके लिए तलाशी वारंट दिया जाएगा और तलाशी वारंट उसी स्पेसिफिक स्थान के लिए दिया जाएगा। नहीं, मैं मतलब स्पेसिफिक स्थान के लिए दिया जाएगा। और जी मैं स्पेशल 93 की जो सबसेक्शन 3 है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, आप पूरी धारा को एलेबोरेट ना करें। अच्छा सर, इसमें यही है कि जो पीछे दिया हुआ है कि DM को, CGM को और जैसे पीछे 91 में उनको वहाँ पर DM है, CGM है, हाई कोर्ट है, सेशन है, चारों के अलावा इसमें ये दिया हुआ है कि DM और CGM से इनके अलावा किसी और को जो है वो उनको वो तलाशी वारंट जारी करने का कोई उनको वो नहीं है राइट। हाँ, चूँकि वहाँ कर्टेल कर दिया गया है, तो 93 में अगर किसी पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ या किसी टेलीग्राफ अथॉरिटी के खिलाफ कोई सर्च वारंट जारी किया जाना है तो उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट
ही कर सकेंगे, उसके अलावा अन्य मजिस्ट्रेट को पावर 93 नहीं देता है वैसी सर्च करने की। मतलब कि उस पर ओवरराइड इफेक्ट नहीं है 93 का कि यहाँ सर्च वारंट कोई भी मजिस्ट्रेट जारी कर देगा। यदि स्पेसिफिकली पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के खिलाफ कोई सर्च वारंट जारी किया जाना है तो उसके लिए या तो डीएम साहब ऑथराइज हैं या सीजीएम साहब ऑथराइज हैं। इज दैट ओके? सर ये इसका कारण ये था कि जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय पे जो सारी ज्यादातर सूचनाएं संसूचित की जाती थी वो डाक और तार के द्वारा की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सीक्रेट मैटर भी होते थे और अगर किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट या बिना डीएम की परमिशन कर दी तो उनकी वो सब चीजें लीक होने का डर रहता था। हाँ बिल्कुल। वहाँ अब समय बदल गया है, शासकीय अमेंडमेंट की इसमें जरूरत है। हाँ, शासकीय संसूचनाएं भी सारी डाक और तार के माध्यम से ही होती थी ना सब, तो उसको इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाया था कि भाई इजीली एक्सेसिबल हो जाए वो। ठीक है, 94 देख लीजिए। देखिए ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये इतने इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं और कोई भी एग्ज़ाम धारा सीआरपीसी से संबंधित जो है ना, जब हम एग्ज़ाम जाते हैं प्रीलिम्स में तो सेक्शन 100 के अंतर्गत आपको बहुत से सवाल मिलते हैं। ये सेक्शन आपके थारोली तैयार होने चाहिए। ठीक है, 94 कह रहा सर्च ऑफ ए प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। चुराई हुई संपत्ति हमने आईपीसी की किस धारा में पढ़ी है? जयबुनिसा सैफी बताएंगी। जयबुनिसा सैफी आप बताइए कि चुराई हुई संपत्ति हमने आईपीसी की किस धारा में पढ़ी है? जी सर 379। नहीं, चोरी की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ चुराई हुई संपत्ति किस धारा में परिभाषित की गई है। वो तो चोरी की परिभाषा है वहाँ 379 में, तो चोरी की परिभाषा भी नहीं है, परिभाषा 378 में है। जी सर जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि चुराई हुई संपत्ति को कहाँ बताया गया है आईपीसी में? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन पास कर दीजिए। जी सर नहीं याद आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। सरजीत शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए शर्मा जी। 410 में सर 410 में बताया गया है चुराई हुई संपत्ति। क्या करें? तो जयबुनिसा सैफी 410 आईपीसी बताता है कि चुराई हुई संपत्ति होती क्या है, किस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति कहते हैं, ये बताएंगे अमित भाटी। कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है? सर जो संपत्ति डकैती, लूट, चोरी किसी में भी आती है वो सब चुराई हुई संपत्ति में ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो चाहे आपराधिक दुर्विनियोग के द्वारा प्राप्त की गई हो संपत्ति हो, चाहे वो चोरी के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं उसको, अरे 383-86 में क्या है, उद्यापन, एक्सटॉर्शन। हाँ एक्सटॉर्शन के द्वारा हो, चाहे वो लूट के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति हो, ये सारी की सारी संपत्ति धारा 410 को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये सब संपत्तियां चुराई हुई संपत्ति कहलाती हैं। सर तो 410 में डकैती में है सर। हाँ वो डकैती बोल गए अमित भाई, पहले आ गए ना, क्योंकि डकैती लूट का ही संवर्धित रूप है डकैती, है ना? क्यों? जी सर, हर डकैती लूट नहीं है, लेकिन हर लूट में डकैती मतलब उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, हर डकैती में लूट के वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। भाई जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो उसको डकैती कहा जाता है, बस सीधी सी बात है ना?
जब 5 से कम लोग मिलके लूट करते हैं तो वो लूट है, और जब वो संख्या बल जो है बढ़ जाता है तो वो ही डकैती कहलाती है। अब 94 यही कह रहा है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो एटसेट्रा जहाँ आ जाए, इसका मतलब जो बातें यहाँ हेडिंग में बताई गई हैं उसके अलावा भी कुछ बातें मिलेंगी। एटसेट्रा शब्द तभी तो लगाते हैं। ये कह रहा है, इफ़ आ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable, क्या करेगा, A, to enter with such assistance as may be required such place, B, to search the same in the manner specified in the warrant, C, to take possession of any property or article therein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies, D, to convey such property or article before a magistrate or to guard the same on the spot until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety, E, to take into custody and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale or production of any such property or articles, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen property, or as the case may be, objectionable article to which this section applies। तो इसका उपधारा 1 ये कह रही है 94 की कि यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह का उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे, वारंट में निर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है कब्जे में ले ले, या ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। ये इसका डी पार्ट कह रहा है, ऐसे स्थान में पाए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गों में रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। तो इसमें एक चीज़ तो ये बात आई है कि जो व्यक्ति है जिसको आदेशित किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, वो या तो जिला मजिस्ट्रेट होगा या उपखंड मजिस्ट्रेट होगा या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। और जो पुलिस अधिकारी होगा वो किस लेवल का होगा, जैबनुशा सैफी किस स्तर के पुलिस अधिकारी की बात कर रही है धारा 94? सर कांस्टेबल से ऊपर जो भी है जी, कांस्टेबल से ऊपर अधिकारी कौन होते हैं पुलिस में? कांस्टेबल के एकदम ऊपर अधिकारी कौन होता है पुलिस में? फिरोज खान, हेड कांस्टेबल।
हाँ, तो हेड कांस्टेबल को यहाँ ये ऑर्डर दिया जा सकता है, और हेड कांस्टेबल से ऊपर तो कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 94 के लिए पुलिस अधिकारी होने के लिए वो है कि ही शुड बी अबव द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल का रैंक है उससे ऊपर की पंक्ति का रैंक होना चाहिए, ठीक है। और इसकी उपधारा 2 कह रही है द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। तो यहाँ नंबर 2 में सूची दी हुई है कि वो कौन कौन सी आपत्तिजनक वस्तुएं हैं जिस पर धारा 94 लागू होती है। हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि आपत्तिजनक वो वस्तुएं जिन पर ये धारा लागू होती हो, तो ये उपधारा 2 बता रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर 94 लागू होगी। ये कह रहा था ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। नंबर जो ए है उपधारा 2 का जो क्लोज ए है वो कह रहा काउंटरफिट कोइन। काउंटरफिट कोइन क्या होते हैं? कूटकृत सिक्के। बी पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द मेटल टोकन्स एक्ट 1889 फर्स्ट ऑफ 1889 और ब्रॉट इनटू इंडिया इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, ये कह रहा धातु टोकन अधिनियम के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड। क्या समझे? ये धातु खंड में कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी। भाई मान लीजिए कोई चीज़ बिना टैक्स पे किए आप लेके आ रहे हो तो वो यहाँ कवर हो जाएगा, वो आपत्तिजनक वस्तु में आएगा नहीं आएगा, स्मगल्ड जो आइटम होते हैं। तो धातु खंड एक शब्दावली ऐसी आ गई कि इसमें वो हर धातु यहाँ आ जाएगी जिसमें कोई अधिसूचना के द्वारा बताया गया हो कि भी ये धातु आप नहीं ला सकते। समझ आ रहा है अनु? यस सर। तो सर इसमें डायमंड भी आ जाएंगे क्या? अब डायमंड धातु होता है कि नहीं होता है ये बताइए। सर स्मगलिंग में तो यूज होता है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली धातु टोकन अधिनियम की बात की जा रही है और ये शोध का विषय है कि डायमंड को हम क्या समझें। डायमंड तो सही मायने में धातु तो नहीं होता। डायमंड तो उसमें तो आएगा जेम्स वगैरह में, है ना? होता तो कार्बन का तो नहीं होता, लेकिन टैक्स तो लगेगा ना सर। हाँ वो एक अलग मैटर है, अगर बाहर से वो एक अलग मैटर है। उसके लिए तो कस्टम एक्ट में अलग धारा हो सकती है कोई, है ना? और सी कह रहा है काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, कूटकृत करेंसी नोट्स और कूटकृत स्टाम्प और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, कूट रचित दस्तावेज, फॉल्स सील्स, नकली मुद्राएं, फर्जी मोहर किसी की बना रखी हो, है ना? आप लोग देखते होंगे ना कि कई बार कुछ ऐसे गिरोह पकड़े जाते हैं कि जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कोई आपके मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, डिग्री वगैरह बनाते हैं अर्जी फर्जी, तो उनके पास सब मिलता है। फर्जी मोहर भी तो मिलेंगी ना, बिना मोहर लगे थोड़े ही वो नज़र आएगी ऐसी। और ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 86, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट कह रहा है इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए टू एफ। और लास्ट में इसने बता दिया कि ए से एफ तक जो सूची हमने बताई है उन सूचियों के उत्पादन करने में प्रयोग में आने वाली कोई भी सामग्री, कोई उपकरण, तो ये सारी चीज़ें 94 में आई है। अब वहाँ जो हम शुरू में हमने एटसेट्रा सब पढ़ा था ना, वो एटसेट्रा यहाँ खुल के आया है उपधारा 2 में 94 की। इज़ दैट क्लियर? 95 देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 95 पे सवाल बहुत बार आता है भाई। 95 पे सवाल बहुत बार आता है। 95 कह रहा है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। प्रकाशन क्या होते हैं?
पहले तो ये आप इसी को समझ लीजिए कि व्हाट इज़ पब्लिकेशंस। कौन बताएगा? सदफ आप बताइए। प्रकाशन। सर चीफ का मतलब मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जो चीजें ये न्यूज़पेपर वगैरह में छाप देते हैं या किसी उसके लिए, हाँ यही तो है कोई बैनर वगैरह बना देते हैं भाई, कोई जी, चीज़। जी, कोई बैनर वगैरह लगा देते हैं। हाँ, कोई चीज़ जो आपने प्रकाशित कर दी, पब्लिकेट कर दिया, उसको पब्लिकेशन है ना। तो ये कह रहा है वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और बी एनी डॉक्यूमेंट। तो सारी चीज़ आ गई इसमें, न्यूज़पेपर भी आ गया, किताब भी आ गई, और एनी डॉक्यूमेंट। एनी डॉक्यूमेंट इतना बड़ा अपने आप में वृद्ध शब्द है कि इसमें डॉक्यूमेंट शब्द हम जहाँ भी पढ़े हैं। अब डॉक्यूमेंट शब्द क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता क्या है, कल्पना बताएंगी। कल्पना चौहान बताइए डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसको कहाँ बताया गया है? सर आईपीसी की धारा 24 में। बहुत बढ़िया। क्या बताया है 24 में? सर कोई लिपि, कोई टंकन, कोई जिसको किसी भी साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सके, कोई भाषा। 29 में है सर, वो बेईमानी से होगा 24 में। हाँ कल्पना, 29 में है सर डॉक्यूमेंट। कल्पना जी सर, आपने सॉरी वो भूल गए। कोई बात नहीं, ये सामान्य सी बात है, हो जाता है। दस्तावेज 29 में है और 29 में ये बताया गया है, दस्तावेज के विषय में ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो अक्षर है, अंक हैं, चिन्ह है ना। कितनी चीज़ें हैं उसमें? अंक, अक्षर, चिन्ह और कुछ और भी है क्या भाई, बताओ। सर कोई पदार्थ, आई थिंक कोई पदार्थ है, अक्षर, अंक हो गए थे, और कोई मार्क वगैरह। हाँ, चिन्ह, अंक, के साधनों के द्वारा, अक्षर, ये तीनों या इनमें से कोई, तो उसको दस्तावेज कहते हैं। चलिए भरत सर आ गए हैं। भरत, वेलकम भरत इन क्लास। इस धारा को, आगे के हिस्से को, इसको अगली क्लास में देखेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग भरत, हाउ आर यू? थैंक यू सर। जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए आप क्लास कंटिन्यू रखिए।